इस वीडियो में बात करने वाला है पैरामाउंट की ओर से आने वाले बिहार इतिहास के बुक से क्वेश्चन, जो आपके आने वाले बीएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन बिहार इतिहास के बारे में। अगर प्राचीन इतिहास और बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण छोटी बड़ी बिंदु पर जो बात किए हैं वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार संबंधित मध्यकालीन इतिहास बिहार का, तो चलिए शुरू करते हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट के नाम से बुलाया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है। अथर्ववेद में मिलता है, जबकि अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत मगध महाजनपद थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, यह भी आप सभी को याद रखना है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हुई थी, तो आप सभी को ये भी याद रखना है। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी। मगध राज्य में तत्कालिक शक्तिशाली राज्य कौशल बत्स्य अवंती को अपने जनपद में मिला लिया था, जिसके बाद वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया था, तो आप सभी को ये याद रखना है। यहाँ पे प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन गणराज्य प्राचीन बिहार में बुद्धकालीन समय में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ, जिनका नाम निम्नलिखित है, तो आप सभी को देखिए। 1 नंबर में कपिलवस्तु के शाक्य सुमार पर्वत के भाग, दूसरा केशुपुत्र के कालाम रामग्राम के कोल्य, चौथा और 5वां जो है कुशीमारा के मल्ल, और 6ठा जो है सोपावा के मल्ल, 7वां पिपलीवन में मारियन, 8वां कालप्य के बुली, और 9वां बैसाख के लिच्छवी, और 10वां जो मिथिला के विदेह जो है। सो ये सभी प्राचीन बिहार में बुद्धकालीन समय में गंगा घाटी के लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ था, जिनका नाम ये सभी 10 गणराज्यों का नाम निम्नलिखित में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेह प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नामकरण साम्राज्य वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिन्हें विदेह कहा गया है। ये जन का नाम था, कालांतर में विदेह ही विदेह हो गया था। विदेह राजवंश की शुरुआत कालांतर में विदेह हो गया। विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के मानी जाती है। यह सूर्यवंशी थे। इसे वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना की थी, तो आप सभी को याद रखना है। दूसरा राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना की थी। इस वंश के 25वें राजा शीर्षध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालिक थे, तो आप सभी को याद रखना है। 25वें राजा शीर्षध्वज जनक थे, जो इस वंश के तो मतलब इक्ष्वाकु के पुत्र। विदेह राजवंश की शुरुआत और विदेह वंश की जो है सो 25वां राजा शीर्षध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालिक थे, तो आप सभी को याद रखना। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इस वंश के करल जनक अंतिम राजा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पटना और गया जिला का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल में ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा था। मगध बुद्ध के समकालिक एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास का प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदस्थ वंश यह सबसे प्राचीन राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदीराज वसु के पुत्र बृहदस्त्र ने बृहदस्थ वंश की स्थापना की थी। इस वंश में 10 राजा हुए थे, जिसे बृहदस्त्र पुत्र जरासंध एवं प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार राजाओं को पराजित किया था। इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय को अपनी दरबारी मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली के लिच्छवी बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्य में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आते हैं हर्यक वंश पे। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित राजा माना जाता था। यह बिंबिसार को मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक और राजा माना जाता था। बिंबिसार ने गिरिब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। इसके वैवाहिक संबंध कौशल, वैशाली एवं पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो आप सभी को याद रखना है। हर्यक वंश के जो शासक थे उनका नाम बिंबिसार था और संस्थापक भी बिंबिसार हुए थे। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था, जिसने प्रमुख राजवंश में से वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य का फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्र प्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए, उससे अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन ब्राह्मण धर्म के प्रति उनकी असहिष्णुता थी। बिंबिसार ने करीब 52 वर्ष तक शासन किया। बुद्ध और जैन ग्रंथानुसार उनके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। उसका 492 ईसा पूर्व में निधन हो गया था। तो आप देख सकते हैं बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और 452 में उनका देहांत हो गया था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार थे और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र का नाम आप यहाँ पे अजातशत्रु देख रहे हैं। तो बिंबिसार से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं आसानी से। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दशों को उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद शायद अजातशत्रु ने ही जो है बिंबिसार को बंदी बना करके रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोध
विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। शिशुनाग ने 492 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया था। मगध की सीमा पश्चिम में मालवा तक फैल गई थी, जो बत्स्य को मगध में मिला लिया था। बत्स्य और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र और पश्चिम देशों में व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया था। तो आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। शिशुनाग वंश ने मगध में बंगला की सीमा में मालवा तक विशाल भूभाग का अधिकार कर लिया था। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिब्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया और 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप सभी को इतना याद रखना है। शिशुनाग से संबंधित ही क्वेश्चन बात करते हैं। उसका पुत्र शिशुनाग का पुत्र कालाशोक हुआ था। यह शिशुनाग का पुत्र था जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद मगध का शासक बना था। तो शिशुनाग का पुत्र जो है सो कालाशोक था। आप सभी को याद रखना। महावंश ने इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। इसने 27 वर्ष तक शासन किया था। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ था। शिशुनाग वंश के अंत के बाद 244 नंद वंश से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। 244 ईसा पूर्व में महापद्नंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की थी। तो आपको महापद्नंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की थी। आप सभी को याद रखना है। पुराणों में इसे महापद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नाई जाति का था। तो आपको बता दें महापद्नंद जो है सो नाई जाति से था। तो आप सभी को याद रखना है। चाणक्य ने अपने कूटनीति से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बना दिया था। नंद वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। मौर्य राजवंश 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। आप सभी को ये भी याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद के अत्याचार व घृणित शासन से मुक्ति दिलाने और देश को एकता के सूत्र में बांधने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था एवं राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य के सहयोग किया। विष्णुगुप्त और कौटिल्य उसके अन्य नाम है। ये चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य उनका उपनाम है। आप सभी को याद रखना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य नाम है। आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित साम्राज्य था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में विवाद है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ में परस्पर विरोधी विवरण मिलता है। आप सभी को ये भी याद रखना। मौर्य वंश से संबंधित और पॉइंट पे जिसे समय चंद्रगुप्त राजा बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उस समय उसमें सबसे पहले एक सेना तैयार किया और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया और 317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासन हो गया था। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त ने तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया था।
युद्ध के में घनानंद मारा गया जब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य का मगध का शासक बन गया और सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलुकस उसका उत्तराधिकारी बन गया था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की और चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हेरात, अराकोर्सिया, कंधार और जेट्रोसिया, पेरोपेनिसडाई, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। सेलुकस ने अपनी पुत्र हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी में नियुक्त किया था। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने 297 ईसा पूर्व में 273 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में मद्रसार और जैन साहित्य में हिंदसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इन्हें अभिलोचेत्सक कहा है। यह 297 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी और मेरवाद परंपरा के अनुसार यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 273 ईसा पूर्व में 236 ईसा पूर्व तक राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने के 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष 269 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और आंतरिक अशांति के निपटने के बाद 269 ईसा पूर्व में अपना विविध अभिषेक हुआ। 13वीं शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे। 1,00,000 लोगों की हत्या कर दी गई और सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपने आंख से देखा। इसके द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति पर धार्मिक प्रचार किया था। तो आप सभी को ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्बोधित हो गया। उसे युद्ध क्रियाओं में सदा के लिए बंद कर दिया और प्रतिज्ञा की कि यहाँ से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग शुरू हुआ, जिसे बौद्ध धर्म ने अपना धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया था। किसने? तो अशोक ने अपना बौद्ध धर्म अपना धर्म स्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अशोक एवं बौद्ध धर्म। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक पूरा बदल चुका था और अशोक नहीं रह गया था। वह एक शांत स्वरूप मानव के रूप में रहने लगा। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोंगाली पुत्र तिस्सा ने की थी। इसी के अधीन में पिटक की रचना हुई थी और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों से भेजे गए, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। तो आप सभी को ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अशोक के पुत्र पुत्री का नाम पूछा जाता है या अशोक के बारे में पूछा जाता है। अशोक के बौद्ध धर्म ने अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया था। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए। धर्म यात्रा का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकचारिता के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार का प्रसार भेजवाना आदि। अशोक के 14 शिलालेखों में निम्न शिलालेखों समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों में प्राप्त हुए थे। धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिला में स्थित है।
बुद्ध के प्रथम शिलालेख, जबकि शाहबाज गढ़ी यह पाकिस्तान में पेशावर में स्थित अशोक के शिलालेख हैं। मान सेहरा यह जिले में स्थित है हजारा जिला में स्थित है। कालपी यह वर्तमान उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपरा यह महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है, तो आप सभी को याद रखना है। एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के अनुकुल जिले में स्थित है। गिरनार यह गढ़ियावाड़ा में जूनागढ़ के पास स्थित है। अशोक के शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के प्रमुख वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों में है, तो आपको बता दें ये सब छोटे शिलालेख। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। पुजरी यह एक मध्य प्रदेश में दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। भभू यह राजस्थान के जयपुर जिला में विराटनगर बैराठ में स्थित है। मास्की यह रायचूर जिले में स्थित है। सहसराम यह बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है। धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए अशोक कितना बदल चुके थे बौद्ध ग्रहण करने के बाद। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था की। अशोक के महान पुष्प का कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्ता निकाय से दिया गया है। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेश में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक अशोक के 40 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1737 में जेम्स प्रिंसिपे नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। रायपुरवा यह भी बिहार राज्य के चंपारण जिला में स्थित है, जो बौद्ध का शिलालेख है। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी के में स्थित, जो बाद में मुगल साम्राज्य अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। चलिए इस वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में बात करेंगे शुंग वंश से संबंधित। तो आप वीडियो को अभी तक देख चुके हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।